Welcome back. You're watching Sunset TV's day-long coverage of the Assembly election results. And just before we went into the break, all of us heard Prime Minister there speaking at BJP's national headquarters after that thumping victory which the BJP has secured in 4 out of these 5 states which went to poll. I am Vishal Dahiya, and with me is my colleague Preeti Singh, and both of us will take you through all the details and analysis as well. Preeti? बिल्कुल, तो फैसला 2022 संसद टीवी पर आप लगातार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, रुझान, नतीजे और इनका विश्लेषण देख रहे हैं। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में जनता का फैसला आ चुका है। इस चुनाव ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले 3 दशकों से ज्यादा गुजरने के बाद आज वो हुआ जो देश की राजनीति में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। बीजेपी की जीत सिर्फ जीत तक सीमित नहीं है, ये जीत आने वाले वक्त में देश की राजनीति को एक नई दिशा देगी। बीजेपी की जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा था, तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी और उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी साबित हुए। तमाम कयासों और किंतु परंतु के बीच बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। उत्तर प्रदेश में कमल खिल चुका है। बीजेपी की जीत ने विपक्ष के तर्कश में शामिल जो तीर हैं सारे वार वो बेकार कर दिए। उत्तर प्रदेश के अलावा बीजेपी ने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी सत्ता में वापसी की। इसके अलावा गोवा और मणिपुर में भी कमल खिला। पंजाब की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिला और पंजाब की सियासत में कांग्रेस की खींचतान ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। ये चुनाव जो अपने आप में राजनीति में कई बदलाव और भावी राजनीति को लेकर तमाम संकेत दे रहा है। किन मायनों में अहम रहा है ये चुनाव और क्या कह रहे हैं नतीजे, अपनी खास पेशकश में इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। And we have some big breaking news to share with you. BJP has retained the power in Uttar Pradesh and Uttarakhand. This is the sum up of what has happened throughout the day in terms of the results. The BJP is the single largest party in both Goa and Manipur as well. Also, the landslide win for Aam Aadmi Party in Punjab is another very important aspect of these elections. They have secured a thumping majority in the state of Punjab. Prime Minister Modi, in his speech just a short while ago in the BJP headquarters, has thanked the party workers and the voters as well. We will now go over to our data center to take a final look at what the picture looks like in all these 5 states. Diksha, over to you. बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति। जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो चुनावी नतीजे हैं वो पूरे केंद्र की राजनीति को, पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करती है। तो शुरुआत बिल्कुल उत्तर प्रदेश के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बीजेपी आगे चल रही है। आपके सामने बाहर आ चुका है। हम आपको बता दें कि बीजेपी 274 सीट्स पर आगे चल रही है, ये ताजा रुझान है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी 124 यानी कि पहले से काफी बेहतर कर पाई है। ताजा रुझान के मुताबिक समाजवादी पार्टी को 124 सीट्स मिलने की उम्मीद है। ताजा रुझान यही बता रहे हैं, लेकिन बीएसपी अपना इतना कमाल नहीं दिखा पाई। बीएसपी सिर्फ 1 सीट पे आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस भी इस बार बहुत अच्छा नहीं कर पाई। कांग्रेस के पास इस वक्त सिर्फ 2 सीटें दिखाई दे रही है, वहीं अन्य के खाते में इस बार 2 सीट। तो ये ताजा रुझान आपके सामने आ गए हैं उत्तर प्रदेश के। वहीं अगर हम बात करें वोट शेयर की तो आपको बता दें कि वोट शेयर हम देख सकते हैं। वोट शेयर बीजेपी का वोट शेयर देखते हैं तो 42.3% है, यानी सबसे ज्यादा। इसके बाद समाजवादी पार्टी का 31.6% है। इसके बाद अन्य है 13.1%। इसके बाद बीएसपी 12.7%। और अगर बात करें कांग्रेस के वोट शेयर की तो ये महज 2.3% ही है। तो वोट शेयर की जानकारी हम आपको दे रहे थे ताजा रुझानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा जिसे कहते हैं हम राज्य और जिसके अनुसार सब कुछ तय होता है। लेकिन खास बात एक देखने को मिली इस बार उत्तर प्रदेश में, जहां योगी आदित्यनाथ लगभग 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बड़ी खास बात यह भी है कि करहल में 2 दिग्गज सांसद एक दूसरे के आमने सामने हैं, जहां से अखिलेश यादव जीत चुके हैं और प्रोफेसर बघेल हार चुके हैं। लेकिन देखना यह होगा आपकी करहल की स्थिति क्या होती है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे कि पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के हम रुझान नहीं, अब नतीजों की बात करेंगे, क्योंकि पंजाब में
क्लियर मैंडेट आ चुका है। पंजाब की स्थिति क्या है आपके सामने हम बार ग्राफिक्स के द्वारा दिखा दें। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को 92 सीट्स मिली हैं। 92 सीट्स पर आम आदमी पार्टी जीत के साथ आगे आई है और शुक्रिया अदा किया पूरी जनता का, पंजाब की जनता का। अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात में और उन्होंने कहा कि वो शुक्रिया अदा करते हैं तमाम जनता का कि उन्होंने इतना क्लियर मैंडेट के साथ उन्हें मौका दिए। वहीं वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर आप देख सकते हैं कांग्रेस का वोट शेयर 23% रहा, जबकि बीजेपी के वोट शेयर की बात करें तो बहुत कम हो गया है, यहां पर 6.6%। वहीं शिरोमणि अकाली दल का वोट फीसदी 18.4%। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 42% और अदर्स का जो वोट शेयर रहा है पंजाब में वो है 10%। तो ये हम बात कर रहे थे पंजाब राज्य की, जहां पर बहुत जल्द धुरी से जीते यहाँ के सीएम उम्मीदवार बहुत जल्द शपथ लेंगे और उन्होंने भी जनता का शुक्रिया अदा किया है। बढ़ते आगे उत्तराखंड की ओर, 70 सीटों का ये स्टेट है उत्तराखंड, जहां पर बीजेपी ने कमाल कर दिया है। बीजेपी 47 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस 19 सीट पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर अपना खाता नहीं खोल पाई है। वहीं बीएसपी यहां पर 2 सीट पे चल रही है और अदर्स 2 सीट पे। कमाल की बात यह है कि बीएसपी जहां उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतरीन नहीं कर पाई, वो उत्तराखंड में वहां से बेहतर कर पाई है। यहां का वोट शेयर देख लेते हैं। बीजेपी 44.3% और इंडियन नेशनल कांग्रेस 37.9%। वहीं आम आदमी पार्टी 3.3%। बीएसपी की बात करें, बीएसपी का वोट शेयर यहां है 4.8% और अन्य का वोट शेयर है 9.7%। आपके सामने स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे थे। अब रुक करते हैं मणिपुर का। 60 सीट्स, 60 सीटों का ये राज्य, यहां पर भी काफी हद तक चीजें क्लियर हो रही हैं। बीजेपी हम देखते हैं कि बीजेपी 32 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी 32 सीटों के साथ आगे है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 सीट मिली है, 5 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस। एनपीपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। एनपीएफ की बात करें वो 5 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अन्यों के खातों में इस वक्त 11 सीट है। तो आपके सामने हम दिखा रहे हैं ताजा रुझान मणिपुर के। वहीं वोट शेयर की बात कर लेते हैं तो बीजेपी 37.8% बीजेपी का वोट शेयर रहा है। कांग्रेस का वोट शेयर 16.8%। एनपीपी का वोट शेयर 17.3%। एनपीएफ का वोट शेयर 8.1% और अदर्स का वोट शेयर 20% रहा है। तो हम बात कर रहे थे मणिपुर के ताजा रुझानों की। वहीं बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे छोटी विधानसभा की। महज 40 सीट्स, लेकिन यहां पर रुझान नहीं, क्लियर मैंडेट, क्लियर रिजल्ट आ चुका है। बीजेपी को 20 सीट मिली है। यहां पर गोवा में क्लियर मैंडेट आ चुका है 20 सीट, यानी लगभग आधी सीट्स बीजेपी ने जीत लिया है। वहीं कांग्रेस के पास 11 सीट्स आई हैं। आम आदमी पार्टी यहां पर अपना खाता खोल पाई है 2 सीट्स के साथ। वहीं टीएमसी अपना खाता यहां नहीं खोल पाई। अदर्स के पाले 7 वोट्स, 7 सीट्स गई हैं आपको बता दें। लेकिन कुल मिलाकर ये देखना होगा कि यहां पर बीजेपी को गोमांतक पार्टी का सपोर्ट मिल रहा है और निर्दलीय सपोर्ट भी मिल रहा है। तो कुल मिलाकर यहां पर सरकार बीजेपी की होगी। वोट शेयर कैसा है यहां देख लेते हैं। 33.3% बीजेपी का शेयर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का शेयर 23.5% है। वहीं आम आदमी पार्टी का शेयर 6.8% है। टीएमसी का शेयर 5.2% और अदर्स का शेयर 31.2% आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो हम आपको बता रहे थे तमाम 5 राज्यों के जो रुझान अब तक आए हैं और 2 राज्यों के जो क्लियर नतीजे आ गए हैं, जैसे कि गोवा का क्लियर नतीजा आ गया है, पंजाब का क्लियर नतीजा आ गया है। बहरहाल अभी प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात रखी है। 5 राज्यों के सभी मतदाताओं का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। तो अब आगे देखने पे ये रहेगा कि एग्जैक्ट मैंडेट क्या रहता है। कुल मिलाकर लीडिंग हमारे पास कहां है हमारे सामने आ चुका है, लेकिन नजर रहेगी फाइनल मैंडेट पर। 5 राज्यों के 2 राज्यों के आ चुके हैं। ओवर टू स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षा। तमाम जो वोट शेयर हैं, सीट्स हैं, उसे लेकर तस्वीर अब एक तरह से साफ है और इसे लेकर जो अपडेट आपने हम तक पहुंचाया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ ही पलों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 राज्यों में शानदार जीत पर कहा कि आज उत्साह और उत्सव का दिन है। मैं इन चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बधाई देता हूं। उनके निर्णय के लिए मतदाताओं का आभार जताता हूं। और विशेष रूप से उन्होंने माताओं, बहनों और युवाओं का धन्यवाद दिया और कहा कि जिस तरह से बीजेपी का समर्थन इन लोगों ने किया वो अपने आप में काफी बड़ा संदेश है। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है।
3 राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। भाजपा की नीति, भाजपा की नीयत और भाजपा के निर्णयों पर अपार विश्वास, ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने चुनावी जीत के लिए जनता की जीत इसे बताया और विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। भारत के मतदाताओं ने जिस तरह इन चुनावों में स्थिर सरकारों के लिए वोट दिया, वो इस बात का प्रतिबिंब है कि लोकतंत्र भारतीयों की रगों में है। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो निष्पक्ष संस्थाएं हैं, जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं, वे अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये लोग और उनका पूरा इकोसिस्टम अब भ्रष्टाचारियों की रक्षा करने के लिए उन संस्थाओं को बदनाम करने के लिए मैदान में आ गए हैं। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि घोटालों से घिरे लोग एकजुट होकर अब अपनी इकोसिस्टम की मदद से इन संस्थाओं पर ही दबाव बनाने लगे हैं। जांच एजेंसियों को रोकने के लिए ये लोग अपने इकोसिस्टम के साथ मिलकर नए नए तरीके खोजते हैं। इन लोगों को देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदली है। लंबे समय तक एक राजनीति चल रही थी और ये राजनीति थी भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद, परिवारवाद और क्षेत्रवाद की। भारत की राजनीति मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह पहला मौका है कि 4 बार लगातार मोदी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार आशीर्वाद दिया है। यह पहली बार 37 साल बाद हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोई पार्टी की सरकार दोबारा आई है। यह 37 साल बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से पूरे देश और दुनिया की निगाहें थी और आज जनता ने साजिश रचने वालों की बोलती बंद कर दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजयश्री उपलब्ध कराई है। तो विशाल, ये तो तमाम प्रतिक्रियाएं हमने देखी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल। नतीजों के एक बाद। पंजाब विधानसभा चुनाव में जो जीत मिली है, शानदार जीत आम आदमी पार्टी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि पंजाब के लोगों ने इंकलाब करके दिखा दिया है और पंजाब के लोगों ने जो कमाल किया है
वो जो सपने हैं उनको आम आदमी पार्टी पूरा करके दिखाएगी। आइए एक बार सुनते हैं केजरीवाल जी की। मैं आज मेरे छोटे भाई भगवंत सिंह मान जी को पंजाब का सीएम बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इतना बड़ा बहुमत, ये डर भी लगता है। लोगों ने बड़ी उम्मीदें जताई है, लोगों ने बड़ा विश्वास किया है। इस विश्वास को हमें टूटने नहीं देना। Okay, so there it is, Preeti. We heard all those leaders talking about their victory and the results out there. Let's begin the detailed analysis here, and for that we're joined by two senior journalists in the studio, been patiently listening to what those leaders have been saying. Also, let me welcome Mr. Akush Srivastava here, editor Navodaya Times, and senior journalist Sanjay Singh. Also, Sanjay ji, I'll begin with you, and let's begin with some key highlights, some key points of what the Prime Minister said in his speech at the party headquarters. The key takeaways which we could make was he was making reference to all those aspects which perhaps has been the base of BJP's victory in all these 4 states. That is the governance work, the work done for people at the lowest strata of the society as well. And he also did not forget to mention that places where BJP didn't do well, there the workers will have to work hard. But that's Prime Minister Modi's style. This was a big day for the BJP. I would say no less bigger than 2014 and 2019 verdict. In a way, 2017 by itself was a huge landmark for the BJP. This one is no less. Not just in terms of if we don't compare that by numbers of 2017 and 2022, the fact remains it was first election after COVID, and people had suffered a lot during the COVID. Subsequently, the government went on overdrive, health infrastructure, so on and so forth, ration to common people. A fact remains that people reposed their faith in terms of, see the magnitude of these elections. BJP was ruling in 4 states, retained all 4. That's by itself is a huge achievement. You can call it a pro-incumbency vote, whereas we talk about anti-incumbency vote. This was a pro-incumbency vote. Look at one by one. Manipur, for instance, in 2017 elections, BJP was number 2, Congress was number 1 party. It's a different matter as to how the government was formed. Congress was lethargic, BJP was swift in making a move. BJP is today BJP has absolute majority there. Goa, BJP again was number 2 party, and number 1 party in Manipur has almost been completely decimated, that is Congress. Look at Goa. BJP was number 2 party in 2017. It formed government. Again, Congress was lethargic and BJP was proactive, and that is organizational strategy and their acumen, whatever. 5 years they ran the government. Today BJP is out there is in majority 20 mark, halfway mark. 1 or 2, some independents, some others may be switching over. The independents have already pledged their support. They have pledged their support. So BJP comfortable position out there. The Congress, which was number 1 last time, Congress there has slided from say 19 to 11 out there. Interestingly, in all these states, Congress had sent prepared resorts and sent senior leaders, private aircraft, so on and so forth. Then you move on to Punjab, of course, is a huge win for Aam Aadmi Party. Is a huge verdict. That's a history of sorts. Uttarakhand, a small state. Again, last election, BJP had humongous 57, 55 something. This time again, 6 months ago, Uttarakhand was a lost case for the BJP. Okay. 3 chief ministers in 6 months. BJP comes back to power. The chief minister out there loses the power, which essentially means that the people out there are conveying a message. Mr. Modi ji, aapke saath, we are happy with the BJP, but give us a chief minister who can be there at the helm for next 5 years. Okay. Come to Uttar Pradesh, the biggest state. Vishal, since independence, since 1952, when first election took place, no chief minister who has served 5 years has come back to Uttar Pradesh to be in power. 4 chief minister
came during Congress's heydays. They came like revolving door, went out through revolving door. Those can't be termed as two full terms. Yeah. No full term. So this way, BJP has prepared a leader out there in Uttar Pradesh who is acting as a force multiplier to Narendra Modi. Okay. Since we're talking about, you know, what Prime Minister said there and the factors involving here, Akhuji, I'd like to bring you in here. अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्या वो फैक्टर्स रहे हैं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए, तो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग फैक्टर्स भी हो सकते हैं. उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो 5 साल मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है. उत्तराखंड में कुछ अलग फैक्टर हो सकते हैं, गोवा में कुछ अलग फैक्टर हो सकते हैं, मणिपुर में अलग हो सकते हैं, लेकिन एक जो कॉमन फैक्टर जिसकी बात किया जाए, जो हमेशा से 2014 से जिसकी बात हो रही है, वो है मोदी मैजिक. तो आपको लगता है कि जो जहां कमी रही वो मोदी मैजिक ने पूरी की, और जहां जिसे कहा जाए कि लगभग पार्टी आगे चल रही थी लेकिन उसको और 2/3 बहुमत तक पहुंचाने का काम था, वो भी प्रधानमंत्री का जो मैजिक जिसे माना जाता है, चुनावी मैजिक, क्योंकि उन्होंने सरकार चलाने के साथ साथ चुनाव के दौरान चुनाव में भी उतना ही समय दिया है. देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि कोई भी पार्टी के लिए ये आसान होता है कि सत्ता में आना, लेकिन सत्ता के बाद रिटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है. और ये बड़ा और मुश्किल काम ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में जो बड़ा स्टेट है, छोटी स्टेट नहीं है, जहाँ विधानसभा 403 की है, गोवा और बाकी राज्यों के तरीके से नहीं था, वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी. और उसके पीछे उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश की हम लोग बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा है और उसके कारणों को खोजने में आसानी होती है. तो लेकिन मेरा मानना है कि वो कारण और राज्यों में भी थे. वो कारण थे डिलीवरी के, जिसे आप लाभार्थी योजना बता रहे थे. तो वो लाभार्थी योजना सिर्फ ऐसा नहीं हुआ है कि उत्तर प्रदेश में ही हुई है, अन्य स्तरों पर भी अन्य जगहों पर की गई है. उत्तराखंड में उसका असर, और उत्तराखंड में उसका बहुत बड़ा असर था, जिसमें बात ही लोग नहीं कर रहे हैं. बात सिर्फ ये हो रही है कि उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों को राशन पहुंचा, लाभार्थियों को इज्जत घर मिला, लाभार्थियों को घर मिले. लेकिन राजनीतिक तौर से देखें तो उत्तराखंड में उसका ज्यादा असर है, ज्यादा 3 बार मुख्यमंत्री बदला गया, इंकम्बेंट मुख्यमंत्री चुनाव हार गया लेकिन पार्टी चुनाव जीत गई. हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से. और दूसरा, ये आभार जो प्रधानमंत्री ने कहा कि मतदाताओं का आभार मानना चाहिए, तो मतदाताओं का आभार इसलिए मानना चाहिए. और प्रधानमंत्री की एक सभा में उन्होंने कहा था कि नमक खाने को लेकर के, तो वो नमक जो उसकी अदायगी है वो भी मतदाताओं ने की है. लेकिन कारणों पर और जाएंगे तो सच बात है कि बहुत सारे कारण, और यही कारण ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के लिए आज से 2 साल बाद जब फिर चुनाव होने की स्थितियां होंगी, 2 साल बाद, वो बड़ी रास्ता बनाएंगे. वो पतली सकरी गली नहीं होगी. उत्तर प्रदेश में जीतने का मतलब बहुत बड़ी राहत है आगे के लिए. ठीक है, आगे की राह की क्योंकि बात हो रही है, संजय जी, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि जब 2014 का चुनाव हुआ था उसके बाद कह दिया गया कि उस लहर का कहीं ना कहीं असर उत्तर प्रदेश में रहा, लेकिन उसके बाद अब आम चुनाव हुए और उसके बाद 2022 की बड़ी जीत. वो खुद कह रहे हैं कि जो ज्ञानी जो भी पॉलिटिकल ज्ञानी रहे हैं, एक तरह से ये वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया कि उनके लिए भी अब नए सिनारियो और नए समीकरण को नए तरह से देखने का वो है. तो 2024 के लिए क्या संकेत उत्तर प्रदेश ने? देखिए, उनका एक तो पहले मैं जैसे ग्राउंड पे गया था तो मैं 22 की जब बात कर रहा था तो मैं कई जगह अक्सर ये पूछता था कि 24 में क्या होगा. तो जो खिलाफ भी वोट कर रहे थे वो भी 24 में मोदी जी. सो 24 के बारे में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं. मोदी जी की एक चीज की स्टाइल है, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए. वो कार्यकर्ताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को कई बार ये होता है कि हमें कोई विश्राम करने नहीं देते. जैसे उन्होंने अभी कहा एक पल का आराम नहीं, देश बनाने में जुट जाओ. आप उनकी स्ट्रैटेजी देखिए. वहां चल रहा था, अमित शाह वहां से त्रिपुरा चले गए, प्रधानमंत्री अभी गुजरात जा रहे हैं. गुजरात में हम जानते हैं कि इस साल के अंत में फिर वहाँ चुनाव होगा, हिमाचल का चुनाव आएगा. तो ये जो एक चीज़ है, और उसके दरमियान जिसका उन्होंने जिक्र किया, यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, वहाँ इवैक्यूएशन ऑपरेशन गंगा का क्या वो है, हमने बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया. साथ में कोविड का भी रिव्यू कर रहे हैं, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम का. ये तमाम चीज़ें एक साथ वो करते हैं. लोगों में जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है इनको प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के,
वो एक ऐसा व्यक्ति कि जब लोग कहते हैं कि आज तक किसी ने नहीं दिया, और मोदी जो हैं वो पहले व्यक्ति हैं जो गरीब को देख रहे हैं। कुछ लोग जनरेशनल चेंज देखते हैं कि मोदी वो जनरेशनल चेंज वो लेकर के आ रहे हैं, और जब ये यहाँ से संबोधित करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, तो देखिए भ्रष्टाचार की बात का एक पर्टिकुलर स्टेट इस समय महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसको लेकर के उसका रेफरेंस वो काफ़ी क्लैरिटी से निकल करके आता है। बाकी जगह के लिए भी कई सारे स्टेट में, क्योंकि एक आमतौर पे ये हो गया है कि आप कुछ भी करो, किसी ऑपोजिशन का लीडर को जरा सा टच करो तो चारों तरफ से एक शोर मचने लगता है, जो वो इको चैम्बर की बात कर रहे थे। उसके साथ ये मैसेज उनके अपने वर्कर्स के लिए भी है कि हमारा करप्शन को लेकर के हमारा टॉलरेंस लेवल काफ़ी थिन है, या जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, मैं थिन वो कहता हूं कि उसके लिए थिन है। तो जब आप अपने कार्यकर्ताओं को उस तरह से संबोधित करते हैं, मोदी नेता वो होता है जो साथ में वोट लेकर के, सपोर्ट लेकर के और लोगों के बीच में आपका विश्वसनीयता पैदा करता है। तो इसलिए मोदी एक सफल, दोनों जैसा अक्कू जी कह रहे थे कि कैंपेनर भी एडमिनिस्ट्रेटर भी, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ आप कॉन्ट्रास्ट में देख लीजिए, एक पार्टी मतलब वो गायब ही होती जा रही है, गायब ही होती जा रही है, गायब ही होती जा रही है, मैप से गायब ही होता जा रहा है। Since you're mentioning, the opposition and thereby the Congress you're referring to, let's look at it from the other prism as well. This entire election in Uttar Pradesh, and of course from the winners' point of view, if you look at it, would be achievements, it would be the work done on the ground, it would be the the leadership acumen or the strategy as well, electoral strategy. But when we are talking about, looking at it from the prism of the opponents as well, those who lost these elections, and let's look at Samajwadi Party. When the elections began, everybody, the analysts were pointing out that at least Akhilesh Yadav has been able to put up an alliance wherein it ticks all the boxes in terms of, the socio-economic strategy when we are looking at the RLD on the one hand, the SBSP on the other hand, in the other, corner of spectrum of the state. Results seemingly not doing justice to that analysis which was being done at that point in time. RLD on its own has not been able to secure more than 8 seats as of now in Western Uttar Pradesh. The SBSP, I am looking at the results, fought 19, won 6. Last time it had 4. There is Rajbhar, OP Rajbhar won or lost? Yeah, I don't know. That we'll have to look at in the detail. Samajwadi Party on its own secured 124 seats. That is addition of 72 from their previous tally of 52. An impressive, push there, but not impressive enough to reach that mark. Now, what I'm trying to understand and ask you here is, what went wrong according to you in their strategy? Is it that they could not understand the issues on the ground? Or is it that they, were not at all playing on the actual pitch and they were playing somewhere else? Very interesting question, Vishal. Longest question, so too many threads into that. See, the problem, what happened with Samajwadi Party, Akhilesh Yadav was not on the ground for over 4 years, in last 5 years. When he came on the ground and took up ball or bat or whatever and started setting his field, it was less of Akhilesh Yadav and more of that so-called echo chamber of socialist, leftist, liberals and all those anti-Modi forces. They created a hype that Akhilesh Yadav is there and he is going to throw out Yogi Adityanath regime and BJP per se. And therefore you see people like Om Prakash Rajbhar, he was in any case, these people are very ambitious. Prior to shaking hands with BJP, in fact, he tried all sorts of things, never succeeded. He had his own reasons and he quit, he was looking for a partner. 4 persons, Jayant Chaudhary, Om Prakash Rajbhar, Apna Dal K, and Swami Prasad Maurya, an internal ally within an ally, but within party fold. Because then you said kind of upheaval, earthquake and whatnot. Look at a situation whereby, I had said it before, I say it now, the default gainer out of all these things was Jayant Chaudhary. Jayant Chaudhary is a default gainer. From 1, Jayant Chaudhary has gone to 6. 8. He is a default gainer. Then Akhilesh Yadav,
For Akhilesh Yadav, he lost 4 consecutive elections: 2014, 2017, 2019, 2022. In all of these, Akhilesh Yadav changed how many lives? 2014, he went alone. From whatever good numbers he had supporting UPA for all those years to UPA 1 and UPA 2, he saved UPA 1, his father, in fact. And thereafter, in 2017, he shook hands with Congress party. UP को ये साथ पसंद है, UP के लड़के. What happened? Akhilesh Yadav went to polls with the campaign theme काम बोलता है. Look at the results in 2017. Then in 2019, he shakes hand with his arch rival, bitter enemy Mayawati. Mayawati was at 0 in parliament. Mayawati gained 10 seats. From 0 to 10. Akhilesh Yadav was where? From 5 to 5. Now turn to 2022. He aligned with Om Prakash Rajbhar. I don't think Akhilesh Yadav gained anything. He aligned with Swami Prasad Maurya. He was on verge of losing election. I'm not sure as to what happened to final result. Om Prakash Rajbhar again was in a very tough situation. I'm not sure of the final result. Jayant Chaudhary has of course gained. Akhilesh Yadav, all in all, his leadership thing will be questioned by his own supporters. Okay. Of course, he has massive, solid backing. There is total consolidation of MY. But if you simply look at population, the social engineering didn't work for him. No. Because if you have a base, from that base you need incremental vote and support to catapult you to power. And there has to be anger against the incumbent, which was missing out there on the ground against Yogi Adityanath. It was pro-incumbency vote for Yogi Adityanath. And Akhilesh Yadav somewhat, he got miscarried completely by the noises made by his own echo chamber. People are talking among themselves and saying, Akhilesh Yadav, there is a wave, there is wave, there is wave. And he somehow got carried away with that. Okay. आपको जी यही सेम जो बात है वो, क्योंकि आप कहना चाह रहे थे कुछ जो है उसमें समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या समाजवादी पार्टी को जिस तरह से उन्होंने बताया कि 2017, 2019, 2022 जो वो गठबंधन करती जा रही है उसका फायदा समाजवादी पार्टी को कहीं नहीं मिल रहा है. शायद उसके जो एलाइज है जिनके साथ वो गठबंधन करती है उनको मिलता है. उनमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है कांग्रेस पार्टी. कांग्रेस पार्टी को 7 मिली, इस बार अकेले कांग्रेस गई 2 मिली. तो फायदा किसका? लेकिन इस बार रखू जी, इस बार तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था समाजवादी पार्टी को. अखिलेश यादव बहुत क्या मान रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस भी इस बार रहा, और जो आक्रामक उनका एक रुख था इस बार नहीं, वो क्या उनके लिए थोड़ा नकारात्मक पड़ा है? आक्रामक होना एक अलग चीज है, वो पब्लिक को दिखाने के लिए जब आप चुनाव में होते हैं तो ओम प्रकाश राजभर भी सीना चौड़ा करके आते हैं. मायावती भी 2 रैली करेंगी तो भी कहेंगे नहीं मैं तो जीत रही हूँ, 300 सीटें लाने जा रही हूँ. तो राजनीति में आक्रामक दिखाना बहुत जरूरी तत्व है. कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि हारने वाला वो करता है. लेकिन अखिलेश यादव के साथ समस्या क्या है कि अखिलेश यादव सिर्फ अपने बेस वोट को, MY जिसका जिक्र करते हैं, और इसमें मैं फिर मैं कहना चाहूँगा कि Y वाला वोट बैंक भी अब इनके पास ऐसा नहीं कि 100 में 100 वाला हो. वजह क्या है? उसका भी तो इज्जत घर बना है, वो भी तो गरीब आदमी है गाँव में, वो भी तो राशन पाया है कई जगह उसने. ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको लोग अभी देख नहीं रहे हैं. और दूसरी चीज़ गड़बड़ क्या होगी आने वाले दिनों में, जो गड़बड़ होने जा रही है कि अखिलेश यादव एक सीमा पार कर चुके हैं. अब उनके पास आने वाले दिनों में कौन साथी होगा नया? 100% मानिए मुझे जो हालत लगती है, सुहेल देव के राजभर जो हैं वो पता नहीं कब बीजेपी की शरण में पुनः जाना चाहेंगे, और जब वो जाना चाहेंगे उनके पास तब कौन बचेगा? तो वो बहुत मुश्किल होगी. जब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो नहीं होगी, गलती बहुत बड़ी नहीं हो लोगों को, जिसमें अखिलेश ने शुरुआत अच्छी की थी, जो नए नए साथियों को चुना था, लेकिन बाद में उसको कैरी नहीं कर पाए और उनकी सीटें छितरती चली गई. आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी उनके लिए समस्या होने जा रही है कि कैसे वो आगे की लड़ाई लड़ेंगे, और कैसे वो 5 साल लड़ाई अगर उन्होंने नहीं लड़ी, जैसे कि समय संजय जी कह रहे थे कि सिर्फ 4 साल आराम से बैठे और आखिरी के साल में, और आखिरी साल में नहीं, आखिरी के 6 महीने में जो काम किया उन्होंने उसी तरीके से करना होगा. साल भर लगा, 5 साल लगना होगा, तब कुछ शायद उम्मीद कर सकते हैं. और भारतीय जनता पार्टी उन्हें थाली देने नहीं जा रही है, और उनको बहुत कुछ काम करना होगा. ठीक है. और अभी 2 और मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं. हमारे साथ राजेंद्र अग्रवाल हैं, लोकसभा के MP, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. साथ ही अंशुल अभिजीत भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि
कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र अग्रवाल जी, पहले शुरुआत आपसे, क्योंकि तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं इस बार और प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में मैं कहूं कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को पहले उन्होंने धन्यवाद दिया, युवाओं को धन्यवाद दिया, महिलाओं को धन्यवाद दिया, और जाहिर तौर पर ये जो रिकॉर्ड टूटे हैं वो सभी कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स हैं जो आपके लिए काम किए हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी इन चुनाव और इसके नतीजों को लेकर। देखिए, 2014 के बाद से देश की और उस अर्थ में प्रदेश की राजनीति के अंदर एक फर्क ये आया है कि वोट बैंक की राजनीति को हमने नकारा है। सबका साथ सबका विकास, इसके आधार पर राजनीति की नंबर 1, और नंबर 2 हमने विकास की राजनीति की है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की कोशिश की है, और ये जो हमारा प्रोफाइल है ये क्रमशः लोगों के ध्यान में आता रहा है और हमारी विश्वसनीयता निर्माण होती रही है। यानी 2014 से 2017 तक का तो केवल केंद्र के अंदर हमारी सरकार थी, परंतु वो जो एक हमने काम किया उसका इम्पैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश के ऊपर भी ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। और यदि मैं ये भी कहूँ कि हमारी अपेक्षा से थोड़ा ज्यादा ही हमको सीटें प्रदान की, 325 सीटें हमारी आई। तो 2017 के बाद से प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं। और उसने जो काम किया है तो उसी प्रोफाइल के अनुसार चलते हुए प्रदेश की जो जरूरतें थी, प्रदेश का जो विकास की समस्याएं थी, उनको समाप्त करना। कानून व्यवस्था में सबसे बड़ी अड़चन थी। मैं मेरठ से आता हूँ, मेरठ के अंदर सोतीगंज का जिक्र अनेक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया। यानी अवैध रूप से चोरियां करके लाए हुए वाहनों का निरंतर कटान होता रहता था। मैंने 2 बार विषय पार्लियामेंट में उस समय उठाया जब अखिलेश जी की सरकार थी, 2014 में उठाया, 2016 में उठाया, कुछ भी नहीं हुआ। और क्योंकि कुछ नहीं हुआ इसलिए वो काम बढ़ता चला गया। एक मैंने उदाहरण दिया है, इसी प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा, गांवों के अंदर किसान असुरक्षित था, शहर के अंदर सामान्य नागरिक व्यापारी असुरक्षित था, तो कानून व्यवस्था ठीक करके उन्होंने उसको सुरक्षित वातावरण दिया। और फिर विकास के जो काम हुए वो जो बराबर जो 2014 से एक हमने दिशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी थी, उसी पर चलते हुए लगातार 2022 तक एक काम हुआ। और मैं समझता हूँ कि जो परिवर्तन आया है इसने देश की राजनीति को इस अर्थ में बदला है कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले जो दल हैं वो कॉर्नर्ड हुए हैं। और आप ये देखें, अभी भी उनकी आदत नहीं छूटी है। चाहे वो सपा हो, इस चुनाव के अंदर जो आई, सपा ने भी वही वोट बैंक की राजनीति करते रहे, वो इस प्रकार के नारे लगाते रहे। यानी कई बार मुझे हैरत होती है, अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, 400 से नीचे उतरने को तैयार नहीं थे। यानी मैं जरा सख्त शब्द होगा, सुनने में लगेगा कि जैसे वो कौरव 5 गांव देने को भी तैयार नहीं थे, 3 सीट देने को तैयार नहीं थे। इतना अहंकार कहां से उनको आया? फिर जिन्ना की बात कर ली उन्होंने और सब चीजें कर ली। तो जो सारी चीजें थी, यानी वो उन्होंने की कोशिश ये थी कि एक खास वर्ग, खास तौर से एमवाई का जो समीकरण चलता है वो कुछ यहाँ सक्रिय हो जाए। विकास की राजनीति करने के स्थान पर उन्होंने वोट बैंक की राजनीति का आश्रय लिया। और विकास की राजनीति का मैं फिर भी कह रहा हूँ, मान लीजिए कोई कहता भी है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो उनका प्रोफाइल इतना खराब था, इतना पुअर था। 3 बार तो उनके पिताश्री की समाजवादी पार्टी की सरकार उनके नेतृत्व में, एक बार उनको भी मौका मिला, नौजवान थे, कुछ परिवर्तन कर सकते तो उन्होंने नहीं किया। तो जो सरकार की जो साख थी, सरकार की जो छवि थी समाजवादी पार्टी की, इंक्लूडिंग अखिलेश जी के नेतृत्व वाली सरकार की, वो छवि इतनी विश्वसनीयता प्रदान नहीं करती थी कि लोग उन पर भरोसा करें। तो वोट बैंक की राजनीति पर वो गए, विकास की राजनीति वो नहीं कर पाए, सबको जोड़ने की राजनीति वो नहीं कर पाए। उसके अलग हमने बराबर विकास की राजनीति की, विकास का हमने काम किया और उस विकास का लाभ का हमने सबको उसका फायदा पहुंचाया। सबका साथ सबका विकास के माध्यम से हमने कोई संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर भेद नहीं किया और गरीब आदमी तक वो राहत पहुंची, सब चीजें पहुंची, उनका लाभ हमको मिला। जी राजेंद्र जी, हम आपके पास दोबारा जरूर पहुंचेंगे। वी हैव Congress spokesperson as well with us, Anshul Abhijit. Anshul, I'd like to bring you in here, and the records have been broken not only for BJP but also for the Congress. Historically low numbers in the state of Uttar Pradesh, 2, and almost a near wipeout in Punjab as well, the state which you ruled for 5 years. Not a satisfactory performance in the states of Goa, Uttarakhand, and Manipur as well. You've not been able to make your mark there anywhere near the magic figure. So where onwards from here? Where is the party headed? First of all, I'd like to congratulate the BJP. भाजपा के माननीय तर्जुमान यहाँ पर हैं, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, and also to आप the people. I think it's a
some historic victory in Punjab. So my congratulations, unreserved and wholehearted congratulations for them. It's a historic victory for them. But as when history is created, so does the responsibilities also increase. So they have a lot to answer for, the aspirations of the people they have to fulfill in those coming years. I hope they do that successfully. Where does that leave the Congress? I mean, Congress ने ये चुनाव लड़ा, बड़ी निष्ठा के साथ लड़ा, बड़ी सच्चाई और बड़ी ईमानदारी से ये चुनाव लड़ा. They fought it with a lot of sincerity, a lot of dedication, a lot of energy. And as a result of that, I think our Congress cadres in UP in particular, आप 2 सीट की बात कर रहे हैं, उस पे मत जाइए. एक हमारी उपलब्धि भी है वहां पर, हमारी सफलताएं भी हैं, क्योंकि वहां पर जो यूपी में हमारे जो कार्डर्स हैं वो गैल्वेनाइज हो गए. बार बार तो हम दूसरे दलों का साथ लेते थे, उसमें हमारे जो कार्डर्स थे, हमारा जो संगठन था वो कमजोर होता जाता था. So now we've got an opportunity to galvanize those cadres, to energize them, to fill them with verve and with alacrity, and that we have done. Okay. And not to forget that we included 40% reservations for women. Apratyashit, abhutpurv. This is unprecedented. This has never happened before. Okay. And लेकिन अंशुल, ये प्रयोग फेल क्यों हो रहे हैं? आप प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन वो फेल क्यों हो रहे हैं? देखिए हम जनता के पास, आवाम के पास जाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप हम पर भरोसा करिए. कभी कभी ये सफल होता है, कभी कभी नहीं होता है. ये आवाम का हक है कि वो अपने नुमाइंदे चुने. हम स्वीकार करते हैं विनम्रता से, पूरी विनम्रता से उनके जो फैसले हैं. ये बात सही है, कभी कभी ये नहीं होता है. Okay, Anshul, fair enough. Every political party contests elections, and some do taste success and some don't. Of course, that is what electoral politics is all about. I have a very simple question to you. You are a young leader of the oldest party in the country, the main opposition for the past 7-8 years at the center as well. Now, the question is, what, according to you, needs to change in your party? Because that is a question which everybody is asking, but looks like nobody within the Congress is asking. What has happened is that we have been on the ground. There is a mispropaganda as well. We have been on the ground in UP and all these states right from the beginning. Right from the CAA protests, we've been protesting against Mehngai, Berozgari, against the ineptitude of this government as far as the vaccine distribution was concerned. We were all there. Okay. Agar hum nahi hote, if we were not there, then 18,000 Congress workers would not have been put in jail in UP. Okay. Right? So we have been there on the ground protesting. Somehow that protest hasn't reached the wider public because the media, which is usually a force multiplier, has not really, I'll be very, honest and frank with you, Abhijit, out there. You're making all the right noises, but you're still not responding to the basic question and moot question out there. Perhaps the party leadership of your party and, all you youngsters would also, sit in and perhaps look at it that way. But I like to bring in exactly, Sanjay ji, I was, looking at both of you, listening very aptly to Abhijit there as well. The same question again, from an analyst point of view. What needs to change? Because obviously, a lot of things need to change when a party loses election. Same has happened for the BJP as well, whenever it has lost election. Same has happened for the other parties as well. They have sort of, tried to change things and rediscover themselves. Some have been successful, some have not been successful. See, first you have to change your thought process. When you say that it was media, blame media for not emanating their message the way they wanted. Reverse question is, Congress, agar 60 saal, 70 saal, Congress had total hegemony in this country for 60 years, then you, by implication, you say that media then was propagating whatever you are doing. Okay. By same implication, that is that. Change your mindset there. Okay. Change your mindset when you say Priyanka Gandhi is Brahmastra. आएंगी और सब ठीक हो जाएगा, प्रियंका गांधी हैं, दूसरी इंदिरा गांधी हैं. So the leadership question is a big one. 25 years. Sonia Gandhi is there at the helm. Rahul Gandhi in between. Rahul Gandhi today is not president, not general secretary, but who is the boss of Congress party? Priyanka Gandhi, again, you make too much of sound and noise. Rahul Gandhi delivered 7 seats. Priyanka Gandhi delivered 2 seats in Uttar Pradesh. That doesn't even make 10. Yesterday, in 10 years. Yesterday there was news. Priyanka Gandhi traveled 300 constituency. What is the result? 2 seats.
2 seats leading. I don't know how ओके ओके, अक्कू जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस एक चीज और एक माइंडसेट, मैं यहाँ बछवाड़ा में एक कैंपेन रैली देखा प्रियंका गांधी का। 10 बजे से लोग बुलाए हुए थे, प्रियंका गांधी 5 बजे आई वहाँ, और जब वो 5 बजे आई तो जानते हैं मंच से क्या अनाउंसमेंट हुआ? भाइयों, प्रियंका जी आ गई हैं, अब आप सब लोगों को आशीर्वाद देंगी। डेमोक्रेसी में आप जनता से आशीर्वाद लेते हैं, जनता को आशीर्वाद देते नहीं। जब तक ये माइंडसेट इंटाइटलमेंट का नहीं जाएगा ना, तब तक कांग्रेस में कुछ नहीं बदल सकता। देखिए, अगर प्रियंका गांधी ने 300 कॉन्स्टिट्यूंसी की है तो इसी तरीके से की है ना कि 10 बजे बुला करके 5 बजे 7 घंटे रुला करके तब आप चाहते हैं कि आशीर्वाद वो भी दें और ले नहीं, तो फिर क्या होगा? ये जो राजनीति का खेल है, राजनीति बार बार कहा जाता है कि 24/7 का काम है। ये 2 घंटे का काम नरेंद्र मोदी के आने के बाद नहीं रह गया है। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से आपको बहुत सतर्कता के साथ करना होगा, उनसे आगे बढ़ने की ऊर्जा के साथ काम करना होगा। आपकी उम्र भले उनसे आधी हो, लेकिन अगर आप ऊर्जा वो नहीं दिखा सकते हैं तो वो नहीं। प्रियंका गांधी ने कितने महीने से काम शुरू किया? ये सब हिसाब किताब जोड़े जाएंगे। जब ये हिसाब दिया जाएगा 300 सीटों की, तो की आइडिया ठीक था, बातें ठीक ही, लेकिन अभी जाकर के आप बैठ जाएंगे, सो जाएंगे तो फिर 29 में भी वही होने जा रहा है। कार्टर गैल्वनाइज हुआ, 40% women voters. The perception on the ground is that you did not have candidates. Therefore, you came with property. See, politics is about perception. No, what it is. people feel about you. ये अंशुल जी से could पूछ not लेते get a हैं। partner. आपको ठीक कोई है, line अंशुल नहीं जी, मिला, अंशुल इसलिए जी, आप संजय जी ने अकेले पॉइंट गए। उठाया अंत में कि आपको vote आपने ये percentage क्या प्रयोग मिला? तो किया कि आपने महिलाओं को आगे किया और इतनी सीटों पर महिलाओं को आगे किया, लेकिन क्या इसके पीछे ये वजह थी जो लोगों में गई कि आपके पास कैंडिडेट नहीं थे, इसलिए आपने महिलाओं को चेहरा बनाया? ये बड़ी गलत बात है। ये अप्रत्याशित जो हुआ, ऐतिहासिक जो कदम हमने उठाया महिला ये पहले ये चुनाव से ठीक पहले क्यों प्रयोग हुआ? कभी कब हुआ ऐसा? जी, ठीक पहला आप पहले मुझे क्यों? बताइए कि हमने जो कहा वो हमने करके दिखाया। ये हमारे कोर वैल्यूज हैं, कांग्रेस पार्टी के कोर सिद्धांत हैं, वो हमने करके दिखाया। ये हमने नहीं सोचा इसकी कीमत शायद हमने चुकानी पड़ी, हो सकता है, ये मैं नहीं जानता। अभी हम जाएंगे, अब कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें सब लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा, वहां पर विचार विमर्श होगा, आत्ममंथन होगा, वो सब होगा। लेकिन ये बात कहना कि वो 10 बजे और 4 बजे आए, भाई मीटिंग है, मैं इस बारे में नहीं जानता। Okay, Anshul, fair enough. You know, I have a similar question. You know, before we move on to other political parties as well. Anshul, I have a similar question, and a similar question, but a different state. You know, you're talking about what you tried to do well in Uttar Pradesh, but perhaps it didn't click with the voters. But what happened in Punjab? You seemingly, you disowned a chief minister who ruled your party's government for 4.5 years. 6 months before the elections, the party decides to go ahead and disown everything which it did for 4.5 years in power, puts in place another chief minister who's incidentally lost elections, the state president who's also lost elections, and you have lost the state as well. What we did in Punjab was similar to what we did in UP, which was an act of social justice. You know, imagine a state which has 33% of Dalits, but never a chief minister from there, whoever's fault it was. So we decided to put a chief minister. It was a bold and emphatic move in the idea of social justice. It's never been done before, and we did it over there. Looks like that was too little too late, Anshul, because that seemingly is not resulted in what the that is okay. That's fair enough. You know, that is fair enough. एक अंशुल जी पूछा जाना चाहिए कि क्या अंशुल जी हमारे साथ अक्कू श्रीवास्तव जी हैं, नवयुग के संपादक हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अंशुल जी ये बताइए कि आपने अच्छा प्रयोग किया यूपी में 40% महिलाओं को दे करके वोट। ये प्रयोग आप जहां सरकार आपकी थी वहां क्यों नहीं किया पंजाब में आपने? नहीं, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, काउंटर फैक्चुअल है। अगर आप ऐसे करते तो वैसे होता, जो हमने किया उसकी तो बात आप कर नहीं रहे हैं। लीजिए आपने जहां किया, अगर वो आपको लग रहा है। अंशुल जी, इस साल के आखिर में चुनाव है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी, क्या मैसेज मिला है? अब इन चुनाव के नतीजे के बाद क्या मैसेज है आगे वाले विधानसभा चुनाव के लिए? नहीं, कि हम ड्राइंग बोर्ड पे जाएंगे,
आत्ममंथन होगा। हम जानते हैं कि संगठन को कैसे मजबूत करना है, क्योंकि हमने यूपी में करके दिखाया। ये हमारी सफलता है। आप माने ना माने, सीट के बारे में मत जाइए। Fair enough. Let's give that breather to the young man there. We'll leave it there, Anshul, and we'll keep a close watch on what your party does from here onwards. Of course, all of the political analysts will also do so. But coming back to the other, political parties here, since we're talking about these important elements, another very significant and important element, Sanjay ji, is BSP. And that has been a force to reckon with in the state of Uttar Pradesh. That has had a presence in Uttarakhand as well, in Punjab also. But in these elections, it's a very interesting picture which is emerging. Just one seat for the BSP in Uttar Pradesh, 2 in Uttarakhand. So basically, the main heartland of the BSP, they only get 1 seat. What could have gone wrong, and can BSP rise from here again? See, BSP was a national party. It had tag of national party. BSP was also a party, as you said, the term which Congress spokesman was saying, social justice, Bahujan, Sarvajan, that kind of Hathi Barta Jayega, Pandit Shank Bajayega, Hathi Barta Jayega, then all kinds of slogans were there. BSP came with a hope. Kansi Ram did a lot of groundwork, and BSP came with a hope. Mayawati's administration, whatever it was, people gave their verdict, several term chief minister. From there on, a party which had a captive support base of 22-23% votes, supporters, that party today is a party which has completely withered away. Mayawati was completely invisible in these elections. BSP was completely invisible in these elections. That is a question which everybody is trying to find an answer as to what happened. What happened to that vote bank? What happened to that en masse vote bank? Yes, good question. Mayawati's support base, what I found out there, most of Mayawati's support base, when they realized that Mayawati is not there, they moved on to BJP. Some section went to Samajwadi Party also, but broadly they moved to the BJP. The Muslim support base which Mayawati had shifted completely lock, stock, barrel to Samajwadi Party. Some from Congress also shifted. In fact, if you look at Congress's total percentage of votes, I think last time when they contested 105 with Samajwadi Party, perhaps that vote share was larger than what they have got now with 403 seats contesting. Mayawati's support base, as you 2 in Uttarakhand. That again is interesting because on the plains, Mayawati had a kind of a support base. Mayawati used to contest, and in these elections also Mayawati had a kind of an alliance with SAD. Both finished out there. This is a question which Mayawati herself can answer, and nobody can answer on her behalf. Why somebody who was as powerful, the Zarina of sorts, suddenly went silent? एक AIMIM पे एक कमेंट काफी जोर लगाया इस चुनाव में इस पार्टी ने भी, एक तरह से जमानत जब्त हुई, 0.45% भी कुछ नहीं आया। इसकी वजह सिर्फ यही थी क्योंकि मुसलमानों ने ये सोच लिया था कि उसको कहाँ वोट देना है। उसको ये पता लग गया था कि ओवैसी का वोट बैंक जो है वो एक गड्ढे में जाना है और इसलिए उसको बेकार क्यों करे। तो वो वहाँ पर इतनी उत्तेजना, इतनी दिखावे, ऐसा नहीं दिखावे नहीं दे। और एक मुस्लिम का एक वर्ग है जो ओवैसी को अभी पसंद करता है, उनके भाषणों में दम रहता है और उत्साह भरता है उनमें। लेकिन वो भी उन्हें पता था और ये मैसेज उनको था कि अगर किसी को मुस्लिम प्रतिनिधियों को जिताना है तो समाजवादी को देना है। इसलिए ओवैसी की दाल यहाँ नहीं गली। लेकिन आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि ओवैसी किस तरीके से बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ओवैसी की जो काम करने की स्टाइल है उसको आप बिहार में देख लीजिए तो वहाँ पर भी लगभग इसी तरीके के समय करते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने अपना नतीजा दिखाया है कुछ करके। ठीक है, राजेंद्र अग्रवाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र जी, मैं यही समझना चाहूँगी कि अब जो बाकी राज्यों में चुनाव है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश की बात करें या उसके बाद अगले साल भी कर्नाटक और तमाम राज्यों में चुनाव है और फिर 2024, कितना जोश एक तरह से ये चुनाव अब भर पाए हैं आगे के लिए कार्यकर्ताओं में, संगठन में? निश्चित रूप से इससे आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा। इस बात के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हमने जो किया है और जो हमने कहा वो हमने किया, इस बात को जनता ने स्वीकार किया है। इससे हमारा इस बात में भरोसा बढ़ेगा कि हम उस प्रकार के काम को आगे बढ़ाते चले, उसी प्रकार से काम करते रहे, सेवा करते रहे। देखिए, एक बात जो अभी चर्चा में आ रही थी कांग्रेस को लेकर के भी या बसपा को लेकर के भी,
मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि कहे पर लोग जनता विश्वास नहीं करती, आप करते क्या इस पर विश्वास करती है। अब बहन जी का है, बहन जी को इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, इतना बड़ा उनको एक जनाधार भी प्राप्त हुआ, परंतु धन संग्रह करने की जो प्रवृत्ति थी सब जानते हैं, उसने सारे के सारे वो जो मिशन था कथित, उसको उन्होंने डैमेज कर दिया। कांग्रेस आज भी समझने को तैयार नहीं है कि कहाँ गलती कहाँ हो रही है। वो आपने सवाल पूछा किसी पैनल में बैठे हुए सज्जन ने कि आपने पंजाब में क्यों नहीं किया, आपने जहां आपकी शायद सरकार है वहां क्यों नहीं किया। उन्होंने उत्तर दिया कि आप तो विषय को टाल रहे हैं। यानी कोई नीति है क्या? यानी इसके कारण से विश्वसनीयता घटती है। आप जो कहते हैं जब उसको सब जगह करते नहीं है, ठीक से करते नहीं है, तो विश्वसनीयता घटती है। और मैं जो बात आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, 2014 के बाद से राजनीति के अंदर इस तत्व की एक मजबूती के साथ एंट्री हुई है कि जो आप कह रहे हैं आप कृपा करके कीजिए उसको। जनता आप लगातार आपकी ऑडिटिंग करती है, और वो ऑडिटिंग जब उन्होंने देखा है कि एक शासन ऐसा आया है, एक नेतृत्व ऐसा है जो हमको पहले की तरह केवल बोलता नहीं है, करता भी है, तो उसका परिणाम आज भी दिखाई दे रहा है। आने वाले चुनावों के अंदर भी यदि अन्य दलों ने इस नीति को नहीं अपनाया, वो जो कहें वो करें, विश्वसनीयता अपनी निर्माण करें, तो उनको फिर पराजय ही मिलेगी। वो किसी प्रकार का कोई उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्थानीय लेवल पर कुछ छोटी मोटी चीजें हो जाए वो अलग बात है। तो एक ये जो बेंचमार्क जो निर्माण किया गया है, मैं समझता हूं कि देश की राजनीति के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि हमने किया है, हम जनता के बीच में निरंतर जाते हैं, इसलिए हमें भरोसा है कि आने वाले चुनावों के अंदर हमको इसी प्रकार की सफलता प्राप्त होती रहेगी। जी राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब let's shift gear, Sanjay ji, and let's move away from Uttar Pradesh. Since we have almost half an hour left, let's first talk about Punjab. The other big story, apart from of course the emphatic win BJP has had in Uttar Pradesh and the decimation of parties like BSP and Congress out there. Punjab, look at the figures. Aam Aadmi Party from 20 to 92, Congress from 77 to 18, Akalis from 15 to 4, further downwards. And, if you look at big faces as well, sitting chief minister losing elections, two former chief ministers losing elections, Congress's state president losing elections. So it looks like big faces have, have been completely moved to the ground by the voters out there. A clear, clean picture emerging out of Punjab. Why and how? See, Punjab is a fascinating story. Punjab is a border state, is a rich state, prosperous state. And Punjab's story in many forms is told by people within and outside of Punjab and to the whole world also, if I may say so. The result, people out there were completely fed up with the two parties, SAD, Shiromani Akali Dal and Congress. They were looking for an outlet. Previous assembly election gave a vent of that, an idea of that as to how things were shaping up there. Again, 2014 and 2019, Arvind Kejriwal in earlier election did not actually campaign in Punjab. Punjab gave them 4 Lok Sabha members. Punjab this time has given a result which catches anybody's eyeball, the kind of people who have fought and lost. Navjot Singh Sidhu, a superstar of sorts, has lost elections. You have Charanjit Singh Channi, a so-called quote-unquote master stroke by Rahul Gandhi, lost elections. Amrinder Singh, the person who led Congress to stupendous victory in last election, lost elections. And who won election? It is Arvind Kejriwal. Of course, he cannot be chief minister out there at the moment. I don't know about the future. Then you have a Bhagwant Singh Mann, who is now going to be chief minister, person who used to be a stand-up comedian. But what was his profession and what he did in politics, he somehow gained confidence of people. They're looking for an outlet. AAP somehow presented itself as a party which was clean, which was fair, and which was non-corruptible or corrupt at the moment per se. And they delivered something on the ground in Delhi. That was the perception. People have voted it out. Now it is up to the AAP how it takes that challenge and how it builds from here. One last thing, for AAP this is a huge moment, also another chapter in Indian political history. Here is a party which grew in Delhi. It's 10 years old. 10 years old. Delhi half state. Punjab, of course, too many challenges for AAP.
But beyond Congress, BJP and left parties, left also had 2 or 3 states. Once upon a time, Tripura, Kerala, and West Bengal. Beyond these 3 parties, AAP is a party which now rules 2 states, which is equal to what Congress is ruling. Of course, in terms of, I was told, clarified by someone कि Congress has 2 more states जहां वो partner हैं किसी तरह backdoor से, वो झारखंड में और महाराष्ट्र में। अक्कू जी शायद वो बताए थे कि नहीं 2 स्टेट और है, बट 2 स्टेट एक्चुअली दैट्स फेयर है ना। बट अक्कू जी, अब अगर इन्होंने बताया संजय जी ने कि क्यों और कैसे हम समझने की कोशिश करें, लेकिन उससे बड़ा जो चीज़ जो जानने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है वो ये कि जो अब चुनौतियाँ हैं पंजाब में, पंजाब और दिल्ली में बहुत अंतर है। 10 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी है और जिस तरह के नए चेहरे उभर के आए हैं और पंजाब का जो राजनीतिक चरित्र भी है और जो इम्पोर्टेंस भी है, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी जो है वो बहुत मायने रखती है। तो आपको लगता है कि मुश्किलें ज़्यादा रहेंगी और पैनी नज़र चारों तरफ रहेगी? पैनी नज़र चारों तरफ रहेगी, अरविंद केजरीवाल की उन पर रहेगी और अरविंद केजरीवाल पर पूरे देश की रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो कारण है, जिता तो दिया, वहाँ सब, अगर एक हिंदी में शब्द है, बेलगाम घोड़े होंगे अभी वो, उनको मतलब 80% लोग नए बिल्कुल चुने गए हुए हैं और राजनीति में भी नए हैं। कुछ एक लोगों को छोड़ दिए जो इधर उधर से होकर के आप में आए, उनको छोड़ दिए। तो वहाँ पर बॉर्डर स्टेट में है तो इतनी बड़ी चुनौतियाँ हैं। खालिस्तानी चेहरे जो उन पे आरोप लगता रहा है उसको भी बढ़ने की बातें आएंगी, उसको वो कैसे रखते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल उनको रोकेंगे और ठीक से रोकेंगे, क्योंकि उनको भविष्य की राजनीति करनी है। तो उस जो खांचे में है ना किसी तरीके से आने पाए वो होगा। दूसरा, एक अरविंद केजरीवाल की अब जो भूमिका है और उनकी आपकी पार्टी की जो भूमिका है वो और बहुत बड़ी होने वाली है। 2 स्टेट में होने के बाद में जो विपक्ष की राजनीति का केंद्र होंगे, ममता बनर्जी जितना आगे बढ़ गई थी, चंद्रशेखर राव जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, एक ज़माने में चंद्रबाबू नायडू जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे विपक्ष की राजनीति को अपने हाथ में रखने के लिए, और वो सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि मोदी से निपटना चाहते थे। अब आम आदमी पार्टी और ये सहयोग के शब्दों की बात करते हैं और ये बात करके कैसे करेंगे ये बड़ा देखना बहुत रोचक होगा। तो वो जो विपक्षी खेमे में जो समीकरण है उनमें काफी बदलाव देखने बहुत बदलाव होगा। इसका तात्कालिक फायदा जरूर आम आदमी पार्टी को होगा, भाजपा को होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी हिमाचल पे उसकी निगाह होगी, उसकी निगाह गुजरात में होगी, फ्री बिजली पानी का खेल जो है इन दोनों जगह होगा। और दिल्ली और पंजाब के बीच हरियाणा भी पड़ता है, क्या पता जो है अगले चुनाव में वहां भी कोशिश की जाए। नहीं, अगली बार, क्योंकि अभी हरियाणा थोड़ा देर भाई साहब थे योगेंद्र यादव, हाँ, वो बेचारे किसान नेता हो गए, सेफोलॉजिस्ट, पता नहीं न जाने अब क्या किसमें। देखिए, आम आदमी पार्टी बेसिकली कांग्रेस जो स्पेस सीड कर रही है उस स्पेस को वो कैप्चर कर रही है। ये इनकी एक सिंपल स्टोरी है। यानी कहा जाए कि बीजेपी विरोधी जो दल हैं उनमें अपना केंद्र बनने की कोशिश में निभाने बिल्कुल। इसमें अगर बात करें, आपने कहा कि केजरीवाल पर भी सबकी नजरें होंगी, लेकिन बाकी जो बड़े चेहरों को लेकर अभी आपने पंजाब में कहा यह जाता था कि कांग्रेस जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो चेहरा है उनके लिए काफी बड़ा है, लेकिन वो उनका खुद चुनाव हारना, उनको बड़ा रणनीतिकार और बड़ा एक तरह से राजनीति का, पंजाब की राजनीति का जानकार माना जाता रहा। उनके लेवल पे क्या गलती हुई फिलहाल? देखिए, एक तो जिस तरह का वो हिंदी में एक शब्द है छीछा लेदर जो हो गया था ना पिछले 6 महीने में, एक व्यक्ति जो इस तरह के उससे आया था बहुमत से, जिन्होंने अरुण जेटली जैसे शख्सियत को अमृतसर में हरा दिया, और इतना कॉन्फिडेंस था अरुण जेटली की गुडविल पूरे देश में थी, मतलब अमृतसर में जो थी उसके साथ पूरे देश में, लेकिन वहाँ का इलेक्शन उन्होंने ऐसे मैनेज किया। उनकी पत्नी मेंबर पार्लियामेंट थी और पंजाब उसमें, और एक अमरिंदर सिंह की एक चीज़ जरूर थी कि कांग्रेस में रहे थे लेकिन उनकी सोच जो थी काफ़ी नेशनलिस्ट थी, जो कांग्रेस आजकल मतलब पूरा लेफ्ट और कहीं और मतलब तमाम एडजेक्टिव्स जिसके लिए यूज़ किए जाते हैं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक समस्या थी कि वो राजीव गांधी के मित्र थे, तो राजीव गांधी के मित्र होने के कारण उनका सोच जो था गांधी फैमिली के प्रति, मतलब वो उस तरह का था कि बिल्कुल सजदा पाबोस वाला नहीं था और अपने दम पे वो नेता थे। तो उनको जो आप लास्ट में 4.5 साल के उनके पूरे काम को डिसोन करके, मतलब जिनको भी पसंद नहीं आए उनको आप वहाँ से बाहर कर देते हैं, उसके बाद एक मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, एक उसमें एक ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं
जो मतलब लाफ्टर चैलेंज के चैंपियन वो रहे, और उन्होंने मतलब चारों तरफ ऐसा लाफ्टर फैला दिया। लेकिन मतलब लेकिन संजय जी, जो पंजाब की जनता है उसने वो जिसे आपने हिंदी की शब्दों का प्रयोग किया, बताया कहावत का, वो उन्होंने सबको बराबर एक प्लेटफॉर्म पे बराबर लाके खड़ा कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर को अगर चुनाव हरवाया तो उधर नवजोत सिंह सिद्धू, जिनकी वजह से कैप्टन अमरिंदर बाहर हुए, वो भी चुनाव हारे हैं। ये दोनों जिसके खिलाफ राजनीति कर रहे थे, यानी कि श्रोमणी अकाली दल, वो भी चुनाव हार गए हैं, मजीठिया भी चुनाव हार गए हैं। तो इस चुनाव में पंजाब में सीधा वर्डिक्ट है जनता का। लोकतंत्र के जो रंग हैं वो भी अलग अलग तरह से दिख रहे हैं। बहुत बड़ा एक मैसेज है कि मैं अगर आपसे पक गया हूं तो मैं किसी को भी उठा करके कहीं बना दे सकता हूं, अगर उसमें थोड़ा भी होप लगता है तो। इसे जनता जनार्दन की ताकत कहा जाए। आप ये सोचिए, सिद्धू जो 3 बार लगातार सांसद रहे हैं, मतलब जीते हैं, मनोनीत वाले नहीं, राज्यसभा वाला मैं माइनस कर दे रहा हूं, वो आदमी एक विधानसभा नहीं जीत पा रहा है जी। तो ये बहुत बड़ा वो है, और जिनके खिलाफ लड़ रहे थे वो भी नहीं जीत पाए। तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये जनता की ताकत है कि तुम सबने हम लोगों को परेशान किया है, जाओ भागो इधर। जी, let's now again shift gears, Preeti, and let's look at the other states as well quickly. I'll start with Goa, Sanjay ji, and Goa is really important and significant from 2 aspects. One, too many political players. The other day we were discussing exit polls and we were talking about how, it becomes difficult to predict Goa as well, and the revolving door politics out there also. But looks like BJP has held on its own, despite the fact that there were several defections, prior to the elections. That seemingly hasn't deterred the party to go ahead and do well, wherein Congress again has faltered. In addition to that, I'll also add that Goa has substantial Christian population, and BJP is accused of doing politics of Hindus or whatever, communal politics and whatnot. If BJP gets 20, which is I would say majority mark, about majority mark on its own, that's a huge achievement. Post Manohar Parrikar, there was some difficulty. Previous government was a coalition government. They were number 2, of course, as we all know, and they formed a government. From there on to this majority mark, gaining confidence of people again, that switch over everything, but ultimately they fought on BJP election, BJP symbol, and party returning to power. That effectively means, and Chief Minister being a young Chief Minister, Goa has not just national attraction, Goa has international attraction. Goa also has great deal of money and natural beauty and so on and so forth. It's very important that these elections, Goa needs a stable government, and these elections have provided stable government. There is warning signal again emanating from Goa to the Congress and to the Congress's central leadership. But again an interesting aspect there, Preeti, and that is in Goa, both the deputy chief ministers lost election. वो तो जब गोवा 365 डेज ऑन हॉलिडे, तो हॉलिडे में तो कुछ कई बार प्रमोद सावंत भी 666 वोटों से जीते हैं, तो क्या उस पर विचार होगा? प्रमोद सावंत का भी जो वोट मार्जिन रहा है, मुझे लगता है कि प्रमोद सावंत, देखिए कई बार एक लीडरशिप का सिचुएशन होता है। प्रमोद सावंत एक बीच में उभर करके आए। प्रमोद सावंत उस विचारधारा के व्यक्ति हैं, तो अभी मुझे नहीं लगता है कि शायद लीडरशिप चेंज जैसी वहाँ कोई बात हो, क्योंकि आप जीत करके आए हैं, आपने पूरी संख्या दिखाई है, तो वो नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि अगर गोवा में आपको आगे रिटेन करना है, और प्रमोद सावंत अगर अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कल उनकी एक प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो तस्वीर आई थी, बातचीत हुई है, बाकी चीफ मिनिस्टर नहीं आए थे, तो जरूर कोई ऐसी बात रही होगी गोवा से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड, जो वो करने आए होंगे या उनको बुलाया गया होगा और वो बातें बताई गई होंगी। ठीक है, वो गोवा की राजनीति में जैसे आपने शुरुआत में बात की, थोड़ा सा आकू जी मैं चाहूँगी समझाइए, क्या गोवा की राजनीति, हम अलग अलग राज्यों की जब बात करते हैं, क्या गोवा की राजनीति थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, और आम आदमी पार्टी ने एक तरह से हम कहें इस तरफ क्या और ध्यान देने की उसको ज़रूरत थी, तो गोवा में भी बेहतर प्रदर्शन होता? देखिए, आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ उसको लग रहा था फोकस है, वहाँ शुरुआत में दौर में ज़रूर गोवा हुआ, वहाँ पर उन्होंने काम किया, लेकिन उनको लगा कि अभी पंजाब में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो केजरीवाल ने भी उसको छोड़ दिया था। 2 बार सिर्फ गए थे वहाँ पर। उत्तराखंड में भी
2 ही 3 बार गए, तो उनको लग गया था कि वहाँ बाइपोलर चुनाव ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अजय कोटियाल कितना कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं उसका बहुत भरोसा नहीं था, जहाँ उन्हें फोकस करना था। लेकिन आम आदमी पार्टी को उसका बड़ा फायदा हुआ। आज जिस स्थिति में पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी, नेशनल पार्टी पाने के दर्जे के कगार पर होगी। 4 स्टेट में 6% से ज़्यादा उनका वोट हो जाएगा, या अभी इसके आंकड़े सामने आना शुरू होंगे, और उस हिसाब से वो जल्दी ही नेशनल पार्टी का दर्जा पा लेगी। तो आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत, मतलब उन्होंने अपनी ठीक की है। और गोवा में भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी, अब वही सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब बहुत ज़्यादा गलतियां करेगी, तो बात दूसरी है। अदरवाइज वो जमीन बनाते हुए दिख रही है, और इसका क्रेडिट इन सब के अलावा देवेंद्र फडणवीस को भी जाता है, जिन्होंने बहुत अच्छे से चुनाव मैनेज किया। उनके ऊपर बहुत सारे दबाव थे, पर्रिकर के बेटे को लेकर भाजपा का दबाव, विदिन भाजपा संघ का दबाव था, जो उसको उन्होंने समझाने में बहुत सफलता पाई। तो इसलिए वो श्रेय आप उनको देवेंद्र फडणवीस को भी देना चाहिए। ठीक है, ये 2 डिप्टी सीएम वाला जो मॉडल है, आपको लग रहा है ये आगे फॉर्मूले पे जाएगी बीजेपी? देखिए, 2 डिप्टी सीएम इसलिए भी था यूपी कि में भी और किसी तरह का एक कोalition फॉर्म करना था। मतलब इतने छोटे 20 लोगों के, 40 लोगों के, उसमें 2 डिप्टी सीएम, आप एक कोalition फॉर्म किए जिसमें कुछ लोग को कहीं से लेकर के आए, कुछ लोग को कहीं से लेकर के आए, तो वो एक बार्गेनिंग का एक अंजाम होता है, जिसका नतीजा वो 2 डिप्टी सीएम थे। इस बार मुझे नहीं लगता, हालांकि मैं जानता नहीं, एक चीज और भी है, 2 बनाया जाए। एक चीज और भी है, आपको ये ध्यान रखना होगा, छोटी राज्य जहां होंगे, जहां नंबर ऑफ असेंबली सीट जो हैं वो बहुत नहीं होगी, वहां ये संकट हमेशा बना रहेगा। आप उदाहरण के तौर पर हिमाचल में ऐसा बहुत होता रहा है, उत्तराखंड में ऐसा होता रहा है, और ये गोवा तो हमारे सामने बिल्कुल एक हमेशा की तरीके से उदाहरण रहा है। तो ये इन छोटे राज्यों में, अभी मणिपुर में भी खतरा लगातार मंडरा रहा था, तो वो जो बॉर्डर पे पहुंचने का वो होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो भी आगे एक इस पे विचार करना जरूरी होगा। We'll come to Manipur as well, but since we're talking about chief ministerial candidates and the formation of the government as well, let's quickly, one question, Sanjay ji, on Uttarakhand. As we were pointing out earlier when we were talking about Uttar Pradesh, the party seemingly has done well. The chief minister has lost election. The chief minister was given charge just few months before the elections. BJP has already changed 3 chief ministers in the previous stint. So how do you think things might move from here onwards? Do you think will it make sense for the party to go ahead and give one more chance to Pushkar Dhami? Perhaps he can contest from somewhere else and win a by-election, but let him continue. That's a very curious question. Pushkar Dhami's seat was not an easy seat. Last election, he also won with a thin margin. I don't know why he did not change his seat, because people ultimately weigh their options. Uttarakhand, 6 months down the line, I said nobody was giving a chance. From there on to retrieving this position, Uttarakhand, if you remember BJP some time ago, when Mr. Khanduri was there was a campaign punchline, Khanduri hai jaruri, and Mr. Khanduri lost election in Uttarakhand. Same thing happened in Himachal Pradesh. Mr. Dhumal lost election. BJP of course won, and Jairam Thakur is chief minister there. Mr. Dhumal son Anurag Thakur is honorable union minister here, holding 2 portfolios. But it often happens. The other question as to 3 chief ministers, now a 4th chief minister, or Pushkar Dhami will be given a chance. That answer only 2 persons in the BJP and in the government would know. Indeed. That's pretty much clear. So generally, it's not easily comprehensible as to Mr. Dhami could be given a second chance, because he has lost an election. There is no council out there. I don't know what is thought process of leadership going to be there when they actually sit down and think over the issue. Okay, we'll have to wait and watch for that as well. Akku ji, मैं इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी ममता दी नहीं है कि ममता दी हार गई थी और उन्हें एक छुड़वा दिया और फिर अपने आ गई। वो पुष्कर सिंह धामी खुद क्योंकि उतने मजबूत मुख्यमंत्री नहीं है, और अब सवाल होगा कि है कौन, तो जितने बड़े नेता थे वो सब ट्रायल एंड एरर में तो जा चुके हैं। वो अब सिर्फ नए या फिर पुराने जो अपने अभी जिनको प्रभारी बनाकर, प्रभारी क्या मतलब, उनको काम सौंपने को कहा गया रमेश पोखरियाल को,
या उन ऐसे नेता को लाया जाएगा, तो कुछ ऐसी गणित सोची जाएगी जिसमें थोड़ा स्थायित्व तो नजर आए। मुझे लगता है Okay, so it'll be interesting to see whether the BJP goes with a tried and tested face or comes up with the some new face out there, or Pushkar Dhami gets another lease of life there vis-a-vis the Chief Minister chair. We're in the last leg of today's discussion, so let's focus shift focus towards the northeast here, and then Manipur. We were earlier referring to that, but if we have to look at it in detail, Manipur, again I'm looking at numbers. Congress from 28 to 5, BJP from 21 to 32. Now, going to the halfway mark on its own is a very significant aspect for the BJP there in Manipur. It also once again, puts a stamp on the fact that BJP's inroads in the northeast are on a solid ground. See, when Mr. Modi came at the helm in the BJP, in the run-up to 2014 election, he visited northeastern areas. That was not general. No, I don't remember any other leader who was a prime ministerial candidate of any party stressing so much on northeast. And after having come to power in 2014, the BJP, the Modi government made special arrangements for northeast. They put great deal of stress on northeast. There was donor, there was political management also. Then Himanta Biswa Sarma was given charge of northeast, besides being a minister in Assam government, besides being chief minister, still managing things in northeast. Then they placed so much of trust and confidence in the northeast. Last time, as I said, they were party number 2 out there, and with some political management, they started running the government. Chief Minister has a good image. From there on, the BJP returning to the power in Manipur, state, generally northeastern state, people in these parts of the country cared less than other states. Now we all talk about northeastern states in great deal. That's a very, very good thing to have happened. The BJP is stabilizing its position, and also there was a situation when northeast governments would come and go. Parties would be there, and next day the party would vanish and they would merge with some other party. Indeed, it was lock, stock and barrel shifts. Yes. That situation has changed. That is a very, very healthy sign which I see. ठीक है, तो पहली बार अपने दम पर मणिपुर में सरकार बीजेपी बना रही है। वहीं जेडीयू को देखें तो 6 सीटें जा रही है, 10% वोट्स मिल रहे हैं, यानी स्टेट पार्टी का दर्जा जल्दी उसे वहां मिल सकता है। बिहार का साथ क्या लग रहा है मणिपुर में कहीं ना कहीं काम करेगा, ये हो सकता है इस दिशा में आगे? मणिपुर में क्योंकि बिहारी जनसंख्या जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है और पहले से ही जेडीयू का वहाँ फोकस रहा है, तो इसलिए बल्कि एक आध घटनाएं भी हुई थी जिसको लेकर के बहुत सारी हुल्लड़ मचा था, तो वहाँ पर एक उनका वोट बैंक धीरे धीरे बनता नज़र आ रहा है, तो इसलिए वो अपने तरीके से बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है मणिपुर में आने वाले दिनों में जो सबका विकास के साथ सबको समेटने की बात वाली चीज़ है वो ज़्यादा बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बहुमत पे 32 सीटों पर नहीं बैठना चाहेगी, उसके साथ जो और दल हैं जो आना चाहेंगे कांग्रेस को छोड़ करके उनको अपने साथ रखेगी और वो धीरे धीरे अपने समुद्र में उनको रख करके आगे काम चलाना चाहेगी। ये मुझे ऐसा लगता है, खासतौर से छोटे राज्यों में ये भारतीय जनता पार्टी का, छोटे राज्य का मतलब नॉर्थ ईस्ट के राज्य तो हैं ही उसमें, लेकिन और छोटे राज्यों में भी उसका यही प्रयोग ज़्यादा बड़ा होगा कि अपना आधार बढ़ाया जाए किसी तरीके से, और उसमें लगभग सफल होते हुए दिख रहे हैं वो। Okay. Clearly, there it is. One last quick comment from you, Sanjay ji, before we bring this discussion to an end, and that is on Manipur only and the impact these results might have on the further elections in Northeast, because there are other states which will go soon to poll in Northeastern region as well. BJP is very comfortably placed in most of the states out there. But the way they've been able to hold on to Manipur, or rather, come out there on their own, will this also seemingly give a little more push to BJP standing in other states as well? You have leaders, the BJP has leaders there like Himanta Biswa Sarma who are carrying the flag there. See, two things are there. A security issue, say begin from Arunachal bordering state, Sikkim, and then you also have insurgency issues in most northeastern state. With these elections happening, I think there was some understanding, some agreement between central agencies and insurgent groups.
the peace has prevailed in these elections. That again is a very, very healthy sign. I think with these things happening, government returning to power, stable government being there, the central government taking that much of interest, security agencies being cautious, our border infrastructure being created, which was not created, which was given a complete go by. Okay. I think those are healthy signs, which these elections only add momentum to, ठीक है, to अब that. बहुत कम समय बचा है, बहुत छोटा सा कमेंट अक्कू जी। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी है, तो कितनी मजबूत जमीन दिख रही है फिलहाल इन चुनाव नहीं के बाद? देखिए, उसकी गणित में प्रेसिडेंट की और गणित में- राज्यसभा के चुनाव भी। नहीं, राज्यसभा के चुनाव में तो अब तो स्मूथ हो जाएंगे थोड़े। जो बहुत बड़ा डर लग रहा था यूपी थे, वो अब खतरा नहीं रह गया है। लगभग जितनी सीटें आनी हैं वो उनको एक क्रम में आती ही चली जाएंगी। कुछ 3 सीटें जो अभी पंजाब की हैं वो ज़रूर आपके हिस्से में चली जाएंगी। राज्यसभा के चुनावों में या राज्यसभा की सीटों को लेकर के अब विपक्ष कितना क्रूर रहता है भाजपा के लिए, ये देखना होगा। अभी तक ये होता आया था कि विपक्ष का एक हिस्सा बहुत संवेदनशील रहता था और वो उनके साथ में एक अच्छी भावना के साथ में आ जाता था। तो ये कांग्रेस की संख्या राज्यसभा में और कम हो जाएगी, इसका एक नतीजा वो तो तय है जिस तरह के नतीजे हैं। तो। That's pretty much clear, and that's an aspect which would require further analysis and details as well. We'll of course come back to you. Thank you so much Sanjay ji and Akku Srivastava ji as well for sharing your views and insights. As we heard our analysts, and throughout the day you heard our entire discussion. We brought you details and analysis, the factually correct news at the right point and right time as well in terms of what transpired vis-a-vis the counting of votes in these 5 states. We'll come back again whenever this festival of democracy is going to take place in other states also. Meanwhile, we'll continue to bring you all our regular programs. So keep watching Sunset Television, and we'll take it from here. Thank you. नमस्कार।